तो एक बार फिर से इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच आ चुका है। तो देखो फर्स्ट गेम है, बहुत टाइम बाद लीग्स इतनी सारी चल रही थी तो अब एक इंटरनेशनल मैच आया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो भी थोड़ा बहुत होती है ना, प्लेयर का जांचना ये सब होता है, ये सब इस सीरीज़ के अंदर होगा। लेकिन ये सीरीज़ बहुत अच्छी होगी क्योंकि यार दोनों ही काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं दोनों टीम के अंदर। इंडिया जो कि यार वर्ल्ड चैंपियन है अभी फ़िलहाल T20 में, तो ओडीआई और टेस्ट में वोट लग रखी है, T20 में तो फिलहाल ठीक चल रही है। और अब इंग्लैंड है, इंग्लैंड में भी यार कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स इन्होंने ऐड करे हैं। तो वो सारा मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करूँगा, पर एक बात का ध्यान रखना, वीडियो पूरा देखोगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा। मैचअप तो आपको सबसे डिटेल में समझाऊंगा और साथ साथ आखिरी में मैंने एक चीज़ ऐड करी है, वो एक प्रिडिक्शन वाला स्क्रीनशॉट कि इस मैच से रिलेटेड मेरे क्या प्रिडिक्शन है। तो ये मैंने नया ऐड करा है, देखते हैं कैसा जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो वेन्यू है ना ये कोलकाता का, इसके अंदर ये जो पिच है ये फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को सपोर्ट करती है। कुछ पिच इधर इस ग्राउंड में ऐसी है जो स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प देती हैं, जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा था ना सेमीफाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला, यार कितनी स्पिन हो रही थी। और कुछ पिचेस ऐसी है जहाँ पे बैटिंग बहुत अच्छी होती है। जो मैच अगर आपको याद हो आईपीएल का, जहाँ पे जायसवाल ने 98 मारा था, बटलर ने भी इसी ग्राउंड पे कुछ 102 मारे थे अभी पिछले वाले आईपीएल के अंदर चेजिंग कॉज में। तो इस ग्राउंड के ऊपर दोनों ही टाइप की विकेट्स है, स्पिन के लिए भी विकेट्स अवेलेबल है, प्लस अगर अच्छी बैटिंग विकेट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो इस मैच में कौन सी विकेट का इस्तेमाल होगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा जब मुझे खुद पता चल जाए, पर फिलहाल अभी इसकी कोई न्यूज़ आई नहीं है। तो ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बतानी थी यार। तो अब हम मैचअप पे चल के डायरेक्ट समझते हैं कि यार प्लेयर्स कौन कौन कैसे और कौन से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले मैं इंडिया के अगर मैचअप से स्टार्ट करूं वर्सेस इंग्लैंड के पेसर्स, तो स्पिनर्स और पेसर्स दोनों का मैं अलग अलग मैचअप समझाऊंगा ताकि जब आप टीम बनाओ ना तो यार भरोसा हो टीम बनाते हैं। सबसे पहले देखो इंडिया की तरफ से सैमसन और अभिषेक शर्मा ये दोनों ओपनिंग करेंगे। उसके बाद में वन डाउन तिलक या सूर्या अकॉर्डिंग टू द मान के चलो कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बाद में रिंकू, पांड्या, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी भी इंक्लूड करा है, पर वो खेलेगा नहीं खेलेगा देखना पड़ेगा क्योंकि अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, यानी अक्षर पटेल सारे मैच खेलेगा, पांड्या भी खेलेगा, उसके बाद में रिंकू सिंह तो खेलेगा ही खेलेगा। तो यार नीतीश कुमार की जगह कहाँ पे बनेगी वो फिलहाल मेरे को पता नहीं है। तो इसलिए मैंने केवल 7 इंडिया के जो टॉप 7 है ना, जो मेरे को लग रहा है कि यार ये तो खेलेंगे, या फिर इनमें से कोई बैठ के नीतीश कुमार रेड्डी खेले तो अलग सीन है। तो सैमसन, शर्मा, तिलक, सूर्या, रिंकू, पांड्या और अक्षर, इनका हम एनालाइज करेंगे। इनके सामने देखो यार इंग्लैंड के पेसर्स हैं जोफ्रा आर्चर, एटकिंसन और ये मार्क वुड। शाकिब महमूद और ब्रैडन कार्स ये दोनों एकदम फ्रेश हैं, पहली बार खेलेंगे इंडिया के सामने और पहले मैच के लिए इन दोनों का नाम लिस्टेड नहीं हुआ, यानी शाकिब महमूद और ब्रैडन कार्स ये प्लेइंग 11 में अभी नहीं है इंग्लैंड की। जो इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 शो कर दी है तो उसके अंदर केवल 3 पेसर है, आर्चर, एटकिंसन और मार्कवुड। तो हमें खास ध्यान इस पर रखना है। इनकी एक चीज़ कॉमन है, देखो इंग्लैंड के पेस जो डिपार्टमेंट है ना, सबके पास स्पीड है, प्लस सबकी लाइन लेंथ गुड लेंथ से एक्स्ट्रा बाउंस निकालने वाली है, चाहे फिर वो एटकिंसन हो, चाहे वो मार्कवुड हो, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो। एटकिंसन, मार्कवुड और ये जोफ्रा आर्चर, इनकी खास बात क्या है, पेस तो तीनों के पास है ही, प्लस कुछ बॉलर्स होते हैं या तो वो बाउंसर मारेंगे या फिर वो आगे डालते हैं स्विंग करवाने के चक्कर में, या फिर वो थोड़ा गुड लेंथ पे डालते हैं, यहाँ तक होती है ना, थोड़ा गुड लेंथ की तरफ हिट करते हैं। जैसे मैं अगर नाम लूँ अर्शदीप सिंह टाइप के, आगे भी डालते हैं, थोड़ा सा गुड लेंथ पे भी आ जाते हैं। ये जो बॉलर्स हैं ना एटकिंसन, आर्चर और ये मार्कवुड, इनकी खास बात क्या है, स्पीड के साथ साथ इनकी इंपॉर्टेंट बात है, तीनों की ध्यान से सुनना, ये गुड लेंथ के ऊपर डाल के और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस निकालने की कोशिश करते हैं, यानी ये ट्राई करते हैं हमारी बॉल ज़्यादा आगे भी ना हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो कि यार बैट्समैन के सर के पास चल जाए या ऊपर से चले जाए। ये टारगेट करते हैं ये वाला जो एरिया होता है ना, चेस्ट का एरिया। चेस्ट एक होता है आराम से जो पुल शॉट जो मार दे कोई भी प्लेयर, उसके ऊपर, और जो वाइड वाली जो रेंज होती है ना अंपायर की, उसके नीचे, यानी चेस्ट के ऊपर और सर के थोड़ा सा नीचे, यानी नाक, मुंह, ये ठुड्डी, ये गले का जो हमारा कंठ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान के चलो। तो वो कितनी आराम से समझा रहा हूँ। ये टारगेट करते हैं कि यार बैट्समैन के मुंह के ऊपर बॉल फिनिश हो, यानी नाक से नीचे और ठुड्डी के आसपास यहाँ पे बॉल फिनिश हो। तो ये इस तरह से अपनी बॉल को डिलीवर करते हैं। शाकिब महमूद थोड़ी बहुत ये स्विंग करवा लेता है, पर ये भी जनरली वही थोड़ा सा कुछ ट्राई करता है कि इसकी भी बॉल
किसी ना किसी तरीके से ऐसे ही निकले। बेरिडन कार्ड्स का भी सेम रहता है कि यार ये भी हाइट भी है, पेस भी है, स्पीड भी अच्छी है, ये भी यही ट्राई करता है कि इसकी भी जो बॉल है ना वो छाती के आसपास फिनिश हो। लेकिन ये दोनों भी फिलहाल खेल नहीं रहे हैं। आर्चर, एटकिंसन और वुड खेल रहे हैं। एटकिंसन एकदम फ्रेश है, पहली बार इंडिया का टूर करने आया है, बैटिंग भी कर लेता है एटकिंसन। आर्चर और मार्क वुड इन्होंने यार आईपीएल में भी खेला है, प्लस इंडिया के अगेंस्ट में बहुत मैचेस भी खेले हैं। लेकिन जो इंडिया का जो करंट बैटिंग डिपार्टमेंट है ना, सैमसन, शर्मा, तिलक, इन्होंने नहीं खेला फिलहाल आर्चर को, एटकिंसन को। आर्चर तो देखो तिलक वर्मा के साथ मुंबई इंडियंस में था आखिरी बार, तो उसको तो खेला नहीं। मार्क वुड ने भी केवल एक सीज़न खेला था आईपीएल में, अभी जो 2023 वाला, उसके बाद में मार्क वुड भी नहीं आया। एटकिंसन पहली बार आया, प्लस इंडिया के बैट्समैन भी नए हैं, तो मैचअप कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप डेटा चेक करने जाओगे ना, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ प्लेयर्स के अकॉर्डिंग जो भी मैंने समझा उनको देखते हुए वो मैं शेयर करूँगा। तो देखो सैमसन स्टार्टिंग में हमें पता है थोड़ा सा वैसे खेलेगा अटैकिंग लिहाज में, लेकिन सामने जो बॉलर्स हैं ये यार बहुत एक्स्ट्रा बाउंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर सैमसन थोड़ा सा माहौल में ढल गया ना इनके कि यार ये जिस टाइप के बॉलर है, थोड़ा लूज शॉट ना खेलूँ, थोड़ा सा संभल के खेलूँ, क्योंकि यार सैमसन का हम सबको पता है नेचुरली है अटैक करने के लिए जाएगा। जैसे साउथ अफ्रीका में देखा था ना, कॉर्जिया, यानसेन बहुत रन मार रहे थे। लेकिन आर्चर, एटकिंसन और वुड ये तीनों ही सेम टाइप के बॉलर हैं, तीनों ही एक्स्ट्रा बाउंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो सैमसन का एक भी शॉट मिस टाइम हुआ तो यार वो जल्दी आउट भी हो सकता है इस मैच में। तो अगर सैमसन थोड़ा सर्वाइव कर गया 3-4 ओवर, क्यों माहौल होता है ना ढल गया माहौल में कि यार एक बार पेसर्स को समझ गया, पेसर्स को निकाल गया, उसके बाद में सैमसन के लिए ठीक गेम है ये वाला। जीते अभिषेक शर्मा के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को पता है एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार ये मैच अभिषेक शर्मा अगर खेला ना और ओपनिंग करा अभिषेक शर्मा ने, तो मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है कि यार उतना लंबा अभिषेक शर्मा जाएगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है, क्योंकि सामने जो तीनों बॉलर्स है ना, एटकिंसन, आर्चर, मार्क वुड, ये जिस टाइप की बॉलिंग करते हैं ना, वहाँ से अभिषेक शर्मा के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा ये ऐसे घुमाने के लिए जाता है। और जबकि ये वाले जो शॉट होते हैं ना, हुक टाइप के शॉट, या फिर जो मुंह के ऊपर जो बॉल आ रही होती है पुल शॉट मारने वाली, ये तब अच्छे से लगते हैं या तो सामने वाले की पेस कम हो या फिर आपका रिफ्लेक्स बहुत तेज़ हो बैट्समैन का। अब अभिषेक शर्मा का रिफ्लेक्स तो यार एकदम से इतना तेज़ हो नहीं जाएगा, सामने वाले जो बॉलर्स हैं उनकी पेस बहुत तेज़ है। तो एक भी बॉल अगर मिस टाइम हुई, और 3-3 बॉलर हैं जो इसको ट्रबल कर सकते हैं, तो अगर एक भी बॉल मिस टाइम हुई तो अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाएगा। लेकिन अगर खेल गया होता है ना, निकाल गया किसी तरह अभिषेक शर्मा, तो उसके बाद में स्पिनर से अभिषेक शर्मा को फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं, वो मैं आगे मैचअप डिस्कस करूंगा। पर पेसर्स का खास दिक्कत है, और स्टार्टिंग में जो नई बॉल होगी, थोड़ी बहुत मूवमेंट भी होगी, सामने आर्चर होगा, एटकिंसन होगा, तो अभिषेक शर्मा के लिए मुझे थोड़ा सा ट्रिकी मैच लग रहा है, जिस हिसाब से अभिषेक शर्मा खेलता है और सामने जो बॉलर्स है वो जिस लाइन लेंथ पे बॉल डालते हैं। तो इसलिए मैंने अभिषेक शर्मा के ऊपर देखो 3-3 ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, एटकिंसन की, मार्क वुड की और आर्चर की। नीचे वाले 2 प्लेयर खेल नहीं रहे, नहीं तो उनकी भी कर देता। तो ठीक 3 ब्लू लाइन है। स्टार्टिंग में अगर अभिषेक शर्मा सर्वाइव कर गया तो स्पिनर्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी रन स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर एक भी बॉल मिस टाइम हुई शुरू के 4 ओवर के आसपास, तो यार 20-25 से ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा जाते हो अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के बाद देखो तिलक और सूर्या। अभिषेक अगर जल्दी आउट हुआ तो तिलक आ जाएगा। अगर मान लो अभिषेक खड़ा रहा, संजू पहले आउट हो गया, तो हो सकता है सूर्य कुमार यादव प्रमोट हो जाए, या फिर क्या पता तिलक को ही थोड़ा सा ऊपर भेज दें। तो तिलक और सूर्या, तिलक पहली बार खेलेगा इन टाइप के बॉलर को, लेकिन तिलक अच्छे फॉर्म में चल रहा है। और अभिषेक शर्मा की तरह तिलक वर्मा जो है ना, वो उतना हड़बड़ी नहीं करता रन्स बनाने के चक्कर में। तो अगर मुझे किसी एक को पिक करना हो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा में, तो मैं तिलक वर्मा को पिक करूंगा, केवल इसलिए क्योंकि वो हड़बड़ी नहीं करता। अभिषेक शर्मा हड़बड़ी करता है स्टार्टिंग में, बस यही रीज़न है। तो तिलक वर्मा फ्रेश है। जो गुड लेंथ की बॉल होती है, जहाँ से आर्चर और ये सब अपनी बॉलें डालेंगे, वहाँ की बॉलों को तिलक वर्मा ठीक खेल लेगा। साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी अच्छा है, ऐसे यानसेन और कॉर्जिया की बॉल को काफ़ी अच्छा चौके छक्के मार रहा था। तो तिलक वर्मा को पेस से कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी में भी नहीं खेलता। और अगर जल्दी विकेट गिर गया तो तिलक वर्मा भी ट्राई करेगा यार फालतू का एक और विकेट ना गिरे। तो इसलिए तिलक वर्मा मेरा ठीक पिक होगा इस मैच में। सूर्य कुमार यादव देखो एक ही इकलौता प्लेयर है इंडिया की साइड से जिसने आर्चर को भी खेला है और मार्क वुड को भी खेला है। आर्चर को ठीक ठाक खेला है, ना ही बहुत ज़्यादा मारा है, ना ही बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेला है, यानी एक नॉर्मल जिसे बैटिंग बोलते हैं ना, कि यार आर्चर ने भी अच्छा करने का ट्राई करा है सूर्या के सामने, सूर्या ने भी ट्राई करा है कि आर्चर के सामने ठीक करो, यानी
बराबर का कॉन्टेस्ट है। मार्कवुड को मेरे को लग रहा है सूर्य कुमार यादव अच्छी बैटिंग कर सकता है मार्कवुड के सामने। इतने मैचअप अवेलेबल नहीं थे मार्कवुड और सूर्य कुमार के, इसलिए मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी है। पर मेरी एक अंदर फीलिंग है कि सूर्य कुमार का ये मैच अच्छा जाएगा और इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य कुमार अच्छी बैटिंग भी कर लेता है। प्लस कोलकाता में अगर बैटिंग ट्रैक मिल गया जहाँ से मान लो अच्छा विकेट से बाउंस निकल रहा है, तो सूर्य कुमार का जो फ्लिक होता है ना, एक फ्लिक होता है टांग वाला, एक होता है वो हवा में जो मारता है, तो वो काफ़ी अच्छा जा सकता है सूर्य कुमार का। और सामने एटकिंसन, मार्कवुड ये सब बाउंसर डालने का ट्राई भी करेंगे, तो वहाँ से एडवांटेज मिलेगी सूर्य कुमार यादव को। तो सूर्य कुमार यादव मेरे लिए एक वो प्लेयर होगा जिसके आप भरोसा करके सीवीसी कर सकते हो इंडिया की बैटिंग सेक्शन में से। सूर्य कुमार के बाद में रिंकू आएगा। रिंकू को भी ऐसे जो बॉलर्स होते हैं ना जो थोड़ा दबा के मारते हैं, रिंकू को भी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। बेसिकली पता है, अभिषेक शर्मा के अलावा सारे जो बैट्समैन है ना इंडिया के, उनको इन बॉलर से फिलहाल उतनी दिक्कत है नहीं, वो खेल जाएंगे, कुछ स्कोर भी कर सकते हैं, कुछ सिंगल डबल कर जाएंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा अगर हड़बड़ी में खेल गया, जो कि यार अभिषेक शर्मा अटैक करने जाएगा ही, तो जल्दी फंस सकता है। लेकिन अगर टिक गया या सर्वाइव कर गया, उसके बाद में फिर अभिषेक शर्मा स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा गेम बना लेगा। तो सूर्य कुमार यादव के बाद देखो रिंकू आएगा। रिंकू को कोई दिक्कत नहीं है, फिनिशिंग ठीक ठाक दे सकता है, 10 बॉलें खेलेगा तो 15, 20, 21, 22 तक रिंकू सिंह पहुंच जाएगा। आर्चर, एटकिंसन, मार्कवुड इनको पहली बार खेलेगा, मतलब इतना खेला नहीं है। देखो रिंकू सिंह के बारे में हार्दिक पांड्या आएगा। हार्दिक पांड्या आर्चर को बहुत डिफेंसिवली खेलता है, यानी ज़्यादा डॉट बॉल भी नहीं खेलेगा, ज़्यादा बाउंड्री स्कोर भी नहीं खेल करेगा हार्दिक पांड्या। मैक्सिमम या तो डॉट बॉल आर्चर के सामने या सिंगल डबल। और ये जो भी मैचअप मैं आपको बता रहा हूँ ना, डेथ का बता रहा हूँ, जितनी बार भी हार्दिक पांड्या ने आर्चर को फेस करा है उसमें ज़्यादातर मैंने यही ऑब्जर्व करा कि यार या तो डॉट बॉल खेल रहा है, थोड़ी बहुत डॉट, उसके बाद में थोड़े बहुत सिंगल्स, बाउंड्री बहुत कम है। तो आउट अपना विकेट इसने थ्रो करा नहीं आर्चर को, पर रन भी स्कोर ज़्यादा नहीं करें, इसलिए मैंने ब्राउन लाइन ड्रॉ करी है। और मैंने देखो इक्वल लिख दिया है हार्दिक के बीच में और आर्चर के बीच में। अगर आप मैचअप वाली लाइन देखोगे ब्राउन वाली, इक्वल लिख रखा है, इसका मतलब बराबर का मैचअप है, किसी ने भी किसी को ज़्यादा आगे निकलने नहीं दिया है। उसके बाद में देखो हार्दिक पांड्या का एक पुराने मैचअप है मार्कवुड के सामने, वहाँ पे भी बहुत डॉट बॉल खेली हार्दिक पांड्या ने, और कुछ मैचअप ऐसे हैं वहाँ पे इसने बाउंड्री भी मारी है मार्कवुड को। तो थोड़े बहुत मैचअप में सब कुछ करा है हार्दिक पांड्या ने। डेथ में डॉट बॉलें भी काफ़ी खेली है, 3 मैचों में बहुत लगातार डॉट बॉल खेली थी, मैं एनालाइज जब कर रहा था। और 2 मैचेस ऐसे थे जहाँ पे डेथ में बैटिंग करी पर बाउंड्री स्कोर भी करी। तो हार्दिक पांड्या का देखो मोटा मोटा ये समझ में आया कि आर्चर और मार्कवुड इसको आउट तो नहीं कर रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही तगड़ी फिनिश दे देगा इंडिया को, स्पेशली आर्चर और मार्कवुड जब बॉलिंग कर रहे हो तो। इसलिए मैंने आर्चर के साथ तो ब्राउन लाइन ड्रॉ करी है, मार्कवुड के साथ नॉर्मल रखा है कि यार मार भी सकता है। एटकिंसन पहली बार है, लेकिन एटकिंसन भी उस लाइन लेंथ पे बॉल डालता है जहाँ पे हार्दिक पांड्या होता है ना, चौके छक्के आसानी से नहीं मार सकता, जैसा वो बाकी बॉलरों को मार रहा है ना, उतनी आसानी से मार नहीं सकता। उस लाइन लेंथ पे तीनों बॉलर बॉलिंग करते हैं। उसके बाद में देखो अक्षर पटेल आएगा। अक्षर पटेल बेसिकली जो इस टाइप के बॉलर होते हैं ना, जो थोड़ा सा गुड लेंथ पे तेज़ आते हैं, थोड़ा सा चढ़ी हुई बाउंस के साथ बॉल आती है, उस टाइप के बॉलर को अक्षर पटेल ज़्यादातर सिंगल डबल में खेलता है। इसलिए मैंने अक्षर पटेल के साथ में ब्राउन में लिख रखा है सिंगल या फिर डबल। बाउंड्रीज बहुत कम आती है अक्षर पटेल के बैट से, स्पेशली इन टाइप के बॉलर्स के अगेंस्ट में, तो सिंगल डबल का गेम अक्षर पटेल ज़्यादा चलता है। तो देखो इंडिया की तरफ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर तिलक वर्मा होगा, अच्छे फॉर्म में चल रहा है, प्लस डिफेंसिवली भी खेल सकता है। अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि यार डिफेंस करने की ज़रूरत है, तो तिलक वर्मा उस टाइप से भी गेम खेल सकता है। सूर्य कुमार यादव तो यार हमें चाहिए ही चाहिए। हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग कहीं ना कहीं से पॉइंट हार्दिक पांड्या के आ ही जाते हैं, लेकिन बैटिंग से उतना मेरे को लग नहीं रहा कि यार बहुत ही फायरी इनिंग्स आ जाएगी, जैसा बांग्लादेश के खिलाफ आई थी ना कि यार बहुत ही तेज़ आ गए थे कुछ रन। इंग्लैंड के खिलाफ मुझे वो लग नहीं रहा। फिर लोअर ऑर्डर में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल है। रिंकू हिट कर सकता है, अक्षर सिंगल डबल करके। तो मोटा मोटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन हो गए? तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये तो भाई रखने अपनी टीम के अंदर। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर सेक्शन में, क्योंकि यार कुछ तो कर ही रहा था हार्दिक पांड्या, ऐसा तो नहीं ना वेस्ट पिक जा रहा है, आउट नहीं हो रहा है, यानी सिंगल डबल करके 15-20 रन, बॉलिंग से एक आधा विकेट, तो ठीक ठाक 30-50 पॉइंट के आसपास। अक्षर पटेल बैटिंग से तो उतना बड़ा रोल दिख नहीं रहा है, बॉलिंग से देखते हैं मैचअप में क्या होता है। इंग्लैंड की साइड से आर्चर, एटकिंसन और मार्कवुड। देखो आर्चर और मार्कवुड की पता है प्रॉब्लम क्या है? बॉलिंग अच्छी करते हैं, इकोनॉमी भी कम रहती है, पर ये विकेट एक से ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे फिलहाल।
T20 फॉर्मेट के अंदर। और रीज़न यही है क्योंकि ये विकेटों को टारगेट नहीं कर रहे, ना ही ये यॉर्कर्स मारते हैं, स्पेशली मार्क वुड। ये शॉर्ट ऑफ द लैंड या गुड लैंड की थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस के साथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो बैट्समैन या तो मिस कर देता है सिंगल डबल, या फिर एक आध बॉल इधर उधर गिर गए तो चौके छक्के। तो इनकी विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी फिलहाल T20 में उतनी ज़्यादा है नहीं, स्पेशली मार्क वुड की। लेकिन इकोनॉमी ठीक रहती है इनकी, 7 साढ़े 7, ये अच्छी इकोनॉमी है। लेकिन विकेट हमको चाहिए यार कि बॉलर विकेट निकाल के दे। एटकिंसन देखो अच्छी बॉलिंग करवाता है T20 फॉर्मेट में, लेकिन इंडिया के खिलाफ पहली बार खेलेगा तो हमको देखना पड़ेगा यार कैसा खेलेगा ना, तभी फिर हम पिक कर सकते हैं। या ऐसा हो कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा तो कोई ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, क्या बुरा बॉलर नहीं है। लेकिन स्मॉल लीग में अगर आप इसको फिक्स प्लेयर के तौर पर लेके जा रहे हो तो हो सकता है ये एक ही विकेट निकाले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हो समझ रहे हो, किसी दूसरे प्लेयर आपका ओपोनेंट लेके आ गया, वो ज़्यादा पॉइंट दे गया, इसने कम दे दिए, तो मस्ट पिक मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन ट्राई करना है, होता है ना, ट्राई करने वाले प्लेयर। ये एटकिंसन ट्राईबल प्लेयर है कि यार अगर मार्क वुड को विकेट नहीं मिले, आर्चर को नहीं मिले, तो कोई तो लेके जाएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, आर्चर बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रहा है ना तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग की टीम में मैं भी करूंगा उसको ट्राई अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है। इसका सिंपल रीज़न यही है क्योंकि मैंने बहुत इनके मैचेस देखे थे इंडिया इंग्लैंड के, उसमें आर्चर ने बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 3 4 जो भी विकेट निकाले हो बॉलिंग फर्स्ट में निकाले हैं। बॉलिंग सेकंड में उतना इफेक्टिव है नहीं, और बॉलिंग फर्स्ट में भी तभी विकेट निकाले हैं जब थोड़ा सा बॉलर्स एक्सपोज हो गए ना, लोअर ऑर्डर एक्सपोज हो गया, वहाँ पे डेथ में ओवर डालने के लिए आ गया। तब अगर आपको ऐसा लेके मान के चल रहे हो कि यार इसको इतने विकेट नहीं मिलेंगे, इंडिया के बैट्समैन ही खेल जाएंगे, लोअर ऑर्डर एक्सपोज नहीं होगा, तो उस केस के अंदर आप अपनी टीम के अंदर से आर्चर को भी हटा सकते हो। तो ये यार मेरा कुछ इंपॉर्टेंट वो था एनालिसिस। इसके अंदर देखो एटकिंसन भी डेथ में डालता है और आर्चर, ये दोनों डेथ में बॉलिंग करेंगे। मार्क वुड डेथ में भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी पावर प्ले क्लोज करने के लिए आ जाता है छठा ओवर लेके, या फिर मिडल ओवर में अपनी बॉलिंग करवाएगा। लेकिन आर्चर और एटकिंसन ये डेथ में भी डाल सकते हैं। मार्क वुड का पता नहीं यार, ये कहीं भी डाल सकता है। तो इंडिया में क्या, जैसे मैंने आपको मैचअप बताया, ये पेसर्स के अगेंस्ट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया के बैट्समैन वर्सेस इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं ना, जो भी स्पिनर से लेके आए हैं उनके मैचअप कैसे हैं। अब देखो इंग्लैंड 4 स्पिनर्स के साथ आए हैं। जैकोब बीथेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, आदिल रशीद लेग स्पिनर, रेयान अहमद स्क्वाड में इसका नाम अभी है लेकिन पहला मैच ये नहीं खेल रहा, तो मैंने एक पर्पल सर्कल डाल दिया है क्योंकि प्लेयर भी नहीं है, नया है, इसके मैचअप भी अवेलेबल नहीं है और खेल भी नहीं रहा है। तो मैंने पर्पल सर्कल में, देखो पर्पल सर्कल में जो भी प्लेयर मार्क कर रहा है यानी वो एकदम फ्रेश है। और रेयान अहमद तो स्क्वाड में पहला जो T20 है उसके अंदर है भी नहीं। और लिविंगस्टोन है, लिविंगस्टोन लेग स्पिन ऑफ स्पिन, लिविंगस्टोन का मूड है, कुछ भी डाल देगा। अब एक चीज़ बताता हूँ, देखो जैकोब बीथल, सूर्य कुमार यादव और जो हार्दिक पांड्या है ना, ये लेफ्ट आर्म स्पिन को स्लो खेलते हैं। स्लो का मतलब सिंगल डबल डॉट, यानी इनका स्ट्राइक रेट 100 से 120 तक का रहता है। ज़्यादा अटैक नहीं करा है इसको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को सूर्य कुमार यादव ने, ना ही हार्दिक पांड्या ने। जो भी मुझे जितने भी मैचअप अवेलेबल मेरे को मिले ना IPL के, जहाँ पे भी इंटरनेशनल के, वहाँ पे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने लेफ्ट आर्म जो स्पिनर्स होते हैं उनको थोड़ा लो स्ट्राइक रेट के साथ खेला, यानी 100 से 120 वाली। इसलिए मैंने ब्राउन लाइन ड्रॉ कर रखी है। ब्राउन लाइन का मतलब एक बैट्समैन ने किसी पर्टिकुलर बॉलर टाइप को थोड़ा स्लो खेला है, यानी सिंगल डबल डॉट बॉल इनमें गेम चलाया है, बाउंड्री हिटिंग कम करी है। आदिल राशिद के मैचअप देखो आदिल राशिद और संजू सैमसन के बीच में ग्रीन लाइन है। अभी रिशाद हुसैन आया था और उधर वो नकावा पीटर भी था, साउथ अफ्रीका वाला। संजू सैमसन ने भाई दोनों जो लेग स्पिनर थे ना अच्छे से धोया था, रिशाद को भी और नकावा पीटर को भी। आदिल राशिद के सामने बहुत कम खेला संजू सैमसन, लेकिन इसको भी छक्के मारे हैं। लेकिन संजू सैमसन अपना जो विकेट है ना वो लेग स्पिनर को भी दे सकता है। आदिल राशिद चालाक बॉलर है, एक्सपीरियंस है, संजू सैमसन के पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, प्लस लेग स्पिनर अगर विकेट ऐसी मिल गई, फ्लैट विकेट मिल गई, वहाँ पे अच्छी हिटिंग भी कर सकता है। तो ये बराबर का कॉन्टेस्ट रहेगा, दोनों तरफ एक्सपीरियंस है, दोनों तरफ क्वालिटी है। संजू के पास 6 हिटिंग एबिलिटी है, आदिल राशिद चालाक बॉलर है, गुगली है इसके पास, और हसरंगा टाइप का जो बॉलर अगर आपको याद हो, गुगली में संजू सैमसन को काफ़ी बार आउट भी कराया संजू सैमसन को। तो ये बराबर का कॉन्टेस्ट रहेगा, इसलिए मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दिया है। ग्रीन लाइन का मतलब संजू सैमसन अपना विकेट आदिल राशिद को दे भी सकता है और हाई स्ट्राइक रेट के साथ इसको रन्स मार भी सकता है। तो एडवांटेज किसी के पास में भी नहीं है,
इसलिए मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है, बाकी मैच में देखेंगे। लेकिन संजू सैमसन को लेग स्पिनर से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यार आते ही आउट कर देगा, ऐसा नहीं है। वो एक हसरंगा था, वो खेल नहीं रहा अभी फिलहाल। आदिल राशिद के सामने जितना भी मैचअप अवेलेबल है छक्के मारे हैं, लेकिन आदिल राशिद चला के, इसलिए मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है कि यार आउट भी कर सकता है और संजू सैमसन हिट भी कर सकता है। उसके बाद में देखो जितेश शर्मा मुंह से निकल रहा है। अभिषेक शर्मा लेग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। रिस्ट स्पिनर जो भी है ना दुनिया के, उन सबको अभिषेक शर्मा काफ़ी अच्छी बाउंड्री हिटिंग कर सकता है। आईपीएल में भी हमने काफ़ी देखा, कुलदीप यादव इन सबको बहुत मारा अभिषेक शर्मा ने। तो अभिषेक शर्मा और आदिल राशिद के बीच में पिंक लाइन वाला मैचअप है। पिंक लाइन का मतलब कि एक बैट्समैन ने किसी पर्टिकुलर बॉलर को अच्छी खासी बाउंड्री हिटिंग करी, यानी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। आदिल राशिद और सूर्य कुमार यादव के में मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है। ग्रीन लाइन का मतलब वही कि आउट भी कर सकता है और अच्छी खासी हिटिंग भी कर सकता है सूर्य कुमार यादव आदिल राशिद के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एक एरो ड्रॉ करा है। एरो का मतलब क्या है कि हाई चांसेस है सूर्य कुमार यादव इस मैचअप को डोमिनेट करे, आदिल राशिद कम करे, यानी 80% ये मैचअप सूर्य कुमार के फेवर में है और 20% आदिल राशिद के। लेकिन ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है तो इसका मतलब आउट भी कर सकता है आदिल राशिद, लेकिन मैचअप डोमिनेशन जो है वो सूर्य कुमार के फेवर में है। आदिल राशिद और हार्दिक पांड्या का एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हार्दिक पांड्या जो भी ऐसे बॉलर्स होते हैं ना, अगर हार्दिक पांड्या खुद भी सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनना। देखो जो भी ऐसे बॉलर होते हैं ना जो फ्लाइट करवा के बॉल डालते हैं, वहाँ पे हार्दिक पांड्या उनको उतनी अच्छी बाउंड्री हिटिंग नहीं कर सकते जितनी जो फ्लैट बॉलर्स होते हैं ना उस पर करते हैं। जैसे रिशाद हुसैन, जैम्पा, ये होते हैं फ्लैट बॉलर्स, ये ज़्यादा फ्लाइट नहीं देते। इनके ऊपर स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हार्दिक पांड्या का। पर चहल, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर, इन टाइप के जो बॉलर्स होते हैं ना, यहाँ पे हार्दिक पांड्या उतना ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं आती। सिंगल डबल डॉट बॉल इसमें गेम चलता है। तो इसलिए मैंने हार्दिक पांड्या और आदिल राशिद के बीच में ब्राउन लाइन ड्रॉ करी है। यानी हार्दिक पांड्या के सामने जब आदिल राशिद आएगा तो हार्दिक पांड्या तो सिंगल डबल में या डॉट बॉल में इसमें गेम चलाएंगे। एक आधी कोई गंदी बॉल आ गई तो वहाँ पे चौका छक्का मिल गया, वो अलग सीन है। लेकिन मैचअप वाइज जितना भी मैंने कैलकुलेट करा ना, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि डिफेंसिवली यानी 100 से 110 का स्ट्राइक रेट मान के चलो, यानी ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं आने वाली। तो इसलिए मैंने ब्राउन लाइन ड्रॉ करी है, यानी थोड़ा स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। उसके बाद में आदिल राशिद का देखो मैचअप बताता हूँ। रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ये दोनों लेग स्पिन को ठीक खेलते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कि यार अब तो ज़बरदस्ती मारना ही पड़ेगा इनको, उस केस के अंदर आदिल राशिद, अक्षर पटेल या रिंकू सिंह इनमें से किसी एक को या फिर दोनों को आउट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा या तो मान लो इंडिया चेज कर रही है और रिक्वायर रेट बहुत ज़्यादा होगी और आदिल राशिद ओवर डालने आ गया, वहाँ पे अक्षर या रिंकू बैटिंग कर रहे हैं, तो वो आदिल राशिद विकेट निकाल सकता है इनका। अगर मान लो ऐसा है कि रिक्वायर रेट 7 से 9 रनों की, यानी ज़्यादा कुछ हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर विकेट नहीं निकाल पाएगा। तो मैंने जो भी ब्लू लाइन ड्रॉ करी है ना आदिल राशिद, रिंकू और अक्षर के बीच में ब्लू वाली, वहाँ पे मैंने प्रेशर भी लिख रखा है। तो प्रेशर का मतलब क्या है, अगर रनों का प्रेशर चेज करते हुए आया, या फिर मान लो ऐसा होता है आदिल राशिद डेथ में एक ओवर डालने आ गया और ये ज़बरदस्ती हिट करने जा रहे हैं, तो विकेट आ जाएगी। यानी ज़बरदस्ती हिटिंग हुई, वहाँ पे आदिल राशिद विकेट निकाल लेगा। लेकिन अगर थोड़ा गेम नॉर्मल गेम चला तो मेरे को उतने विकेट आदिल राशिद की तरफ से आते हुए नहीं दिख रहे इस मैच के अंदर। तो लिविंगस्टोन का अगर आप हम मैचअप समझते थे को 2 पिंक लाइन है, सूर्य कुमार और अभिषेक शर्मा दोनों इसको अच्छे खासे 6 हिटिंग कर सकते हैं। संजू सैमसन भी कर सकता है, पर ज़्यादा मैचअप अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने इसलिए संजू और लिविंगस्टोन के बीच में पिंक लाइन ड्रॉ नहीं करी। लेकिन संजू भी मार सकता है, तिलक वर्मा भी हिट कर सकता है, पांड्या भी हिट कर सकता है। मैं मतलब लिविंगस्टोन को तो यार कोई भी हिट कर सकता है। तो लिविंगस्टोन के उतने मेरे को ओवर आते हुए दिख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड का जो स्क्वाड है ना उसके अंदर इनके 4 बॉलर तो हो गए, मार्कवुड, एटकिंसन, उसके बाद में आर्चर और आदिल राशिद, 3 ऑलराउंडर इनके पास है, ओवरटन, लिविंगस्टोन और जैकब बीथेल। तो लिविंगस्टोन के 2 ओवर मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बैटिंग विकेट एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ, तो यानी लिविंगस्टोन ज़्यादा ओवर डालेगा भी नहीं इस मैच में। और अगर डालने आ भी गया तो उसकी पिटाई भी बहुत अच्छी खासी हो सकती है, जैसा मैचअप में हमको दिख रहा है। तो इंग्लैंड की साइड से आदिल राशिद अगर आपको ट्राई करना तो आप कर सकते हो, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो। फिलहाल मेरे को एज सच इंग्लैंड के स्पिनर से कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है इंडिया के बैट्समैन के लिए। इंडिया में अभिषेक शर्मा, जैसे मैंने आपको स्पेशली बोला था, अगर अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के पेसर्स को किसी तरह निकाल गया ना, उसके बाद में स्पिनर्स के खिलाफ वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है। बस यही कारण है, अगर स्पिनर्स के सामने अभिषेक शर्मा है तो उसके रन्स आ जाएंगे।
इसलिए मैंने पिंक लाइन देखो कितनी सारी जा रही है अभिषेक शर्मा की तरफ से, आदिल राशिद पे जा रही है, लिविंगस्टोन पे जा रही है, बिथल है तो बिथल को भी मार सकता है। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट में अभिषेक शर्मा काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है। सूर्य कुमार को भी स्पिनर से कोई दिक्कत नहीं है, तिलक तो खेलता ही अच्छा है। सैमसन आदिल राशिद के सामने है कि यार छक्के वक्के मार के हो सकता है, ग्रीन लाइन का मैचअप है, यानी अच्छा खासा अटैक कर भी सकता है और अपना विकेट भी दे सकता है। तो सैमसन का भाई मैच में देखना पड़ेगा क्या होगा। बाकी पांड्या डिफेंसिवली खेल रहा है स्पिनर्स को, इंग्लैंड के स्पिनर्स को। नोट करना, पांड्या बैटिंग से ना ही इंग्लैंड के पेसर्स को ज़्यादा अटैक कर रहा है, ना ही स्पिनर्स को कर रहा है अटैक, यानी बैटिंग सेक्शन से पांड्या उतना हमको वो वाला फायरी नॉक खेलने नहीं वाला इस मैच में। अगर हम एनालिसिस वाइज जो भी हमने समझा है ना उस हिसाब से अगर हम बात करें तो। और रिंकू और अक्सर विद द बैट वही मान के चलो कि यार थोड़े बहुत 15-20 रन आ गए। पेसर्स के अगेंस्ट में अक्सर बहुत डिफेंसिवली खेलता है, स्पेशली जो इंग्लैंड के पेसर्स हैं, गुडलैंड पे जो अच्छी खासी जो बाउंस के साथ जो बॉल को हिट करते हैं, उस टाइप के बॉलर को अक्षर पटेल सिंगल डबल में खेलता है। और सामने अगर आदिल राशिद टाइप के बॉलर आ गए और नॉर्मल कंडीशन है तो उनको भी ठीक ठाक खेल जाएगा, लेकिन बैटिंग बहुत नीचे आ रही है। रिंकू सिंह अगर बैटिंग ठीक ठाक अगर टाइम पे आ गई तो ये भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेगा, क्योंकि मैचअप वाइज दिक्कत कोई नहीं है। तो आई होप यार आपको इंग्लैंड के जो मैंने आप बताया है, इंडिया और इंग्लैंड के जो भी मैंने आपको मैचअप जो भी कहानी समझाई हो आपको समझ में आई हो। तो इंग्लैंड की साइड से कोई भी बॉलर भरोसेमंद नहीं है। आर्चर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो हम ट्राई कर सकते हैं, एटकिंसन किसी को बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करना तो वो कर सकता है। इंडिया की साइड से मैचअप वाइज अगर मैं देखूँ तो सैमसन ठीक पिक है, फॉर्म में भी चल रहा है। सूर्य कुमार भाई बहुत अच्छा, वो तो डेफिनेटली अच्छा पिक है। तिलक वर्मा भी अच्छा पिक है। उसके अलावा पांड्या ऑलराउंडर सेक्शन में तो यार लेना ही पड़ेगा, लोग लेके जाएंगे। पांड्या को अगर आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो तो वो भी आप ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा रिस्की स्मॉलली खेल रहे हो ना। अभिषेक शर्मा अगर पेसर्स को निकाल गया तो वो स्पिनर्स के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छी हिटिंग कर सकता है, लेकिन पेसर्स को निकालना पड़ेगा उसको। तो ये तो देखो इंडिया के मैचअप थे। अब जिसको पानी वानी पीना है वो पानी वानी पी लो। तो अब हम इंग्लैंड के मैचअप समझते हैं, ठीक है। इंग्लैंड के मैचअप भी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जब हम टीम बना रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार थोड़ा अच्छे से अगर डिटेल में कुछ समझा ना तो टीम भी अच्छी बने। तो देखो अब इंग्लैंड की अगर मैं मैचअप बताऊं तो इंग्लैंड की तरफ से सॉल्ट और डकेट ओपनिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने बटलर लिख दिया, लेकिन जो प्लेइंग 11 आई है उस हिसाब से डकेट ओपनिंग कर रहा है सॉल्ट के साथ। तो सॉल्ट और डकेट ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन बटलर है, 2 डाउन ब्रूक है, 3 डाउन बिथल, लिविंगस्टोन जो भी आ सक, लेफ्टी राइटी के हिसाब से जो भी जिसको भी प्रमोट कर दें उस हिसाब से ये है। उसके बाद में ओवरटन को भी इन्होंने अपनी स्क्वाड में जगह दी है। इंडिया की साइड से अर्शदीप सिंह, शम्मी, पांड्या, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, ये हैं फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस। अब देखो सॉल्ट एकदम फ्रेश है, इसका कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है इंडिया के जो भी करंट बॉलिंग लाइनअप है ना उसके अगेंस्ट में, इसलिए मैंने पर्पल सर्कल ड्रॉ करा है कि इसका कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। बटलर, एक चीज़ और बताता हूँ, जो सॉल्ट है ना लेफ्ट आर्म पेसर को ठीक खेलता है, यानी अर्शदीप सिंह से भी उसको उस लेवल की प्रॉब्लम नहीं है कि यार हमें तो सॉल्ट को छोड़ना ही है या फिर अर्शदीप सिंह को तो लेना ही लेना है टीम के अंदर, वो नहीं है। तो यानी सॉल्ट ने इतना कोई दिक्कत नहीं है सॉल्ट को लेफ्ट आर्म पेसर से। मोहम्मद शमी देखना पड़ेगा कैसा खेलेगा, क्योंकि शमी भी क्लास बॉलर है, सॉल्ट भी पिटाई अच्छी करता है, तो ये आमना सामना देखना पड़ेगा। पांड्या से मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। हर्षित राणा का देखना पड़ेगा। नीतीश कुमार रेड्डी का देखना होगा कि यार देखो नीतीश कुमार रेड्डी की पेस कम है तो ये खेलेगा नहीं खेलेगा इसके ऊपर भी डाउट है। तो सॉल्ट का ओवरऑल एज कोई वो नहीं है कि यार सॉल्ट को छोड़ना ही छोड़ना है, इसलिए मैंने एक पर्पल सर्कल ड्रॉ करा है। क्या इसके मैचअप अवेलेबल नहीं है, पर पिक अच्छा है सॉल्ट, स्पेशली बैटिंग सेकंड में तो अच्छा पिक है। अब देखो बटलर का अगर मैं आपको बताऊं तो बटलर लेफ्ट आर्म पेसर को काफ़ी ठीक खेलता है। अर्शदीप सिंह को जितना भी उसने आईपीएल में खेला है ठीक खेला है। मोहम्मद शमी को बटलर ठीक खेलता है, जितना भी हमने आईपीएल में देखा है ना, इंटरनेशनल मैचों में देखा है, ठीक खेला है मोहम्मद शमी को। ना ही बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेली है, ना ही बहुत ज़्यादा अटैक करा है, यानी नॉर्मल खेला है। शमी ने भी 50-50 मान कर चलो कि 50-50 कॉन्टेस्ट है, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ठीक खेला है। तो मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी है क्योंकि डिफेंसिव भी नहीं खेला, यानी स्ट्राइक रेट इतना कम भी नहीं है पर इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी है। तो यानी अच्छा नॉर्मल मैचअप है। उसके बाद में पांड्या की भाई बहुत पिटाई करी है, बटलर ने काफ़ी मारा है पांड्या को, तो मैंने पिंक लाइन ड्रॉ करी है पांड्या और बटलर के बीच में। हर्षित राणा को भी अभी आईपीएल जो हुआ था पिछला वाला जिसमें 100 मारे थे, उसके अंदर से 11 बॉलों में 23 रन हर्षित राणा के ऊपर आए थे चेज करते हुए।
तो हर्षित राणा को भी यानी ये ठीक खेल सकता है। मैचअप बहुत कम अवेलेबल है इसलिए मैंने लेस लिख दिया है। पिंक लाइन में अगर आप देखोगे ना, पिंक में मैंने लेस लिख रखा है बटलर और हर्षित राणा के बीच में। लेकिन बटलर ने इसको ठीक खेला और कैपेबिलिटी है बटलर के पास में हर्षित राणा को अटैक करने की। नीतीश कुमार रेड्डी एकदम फ्रेश है, पर अगर नीतीश कुमार रेड्डी खेला तो मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है इंग्लैंड के बैट्समैनों को नीतीश कुमार रेड्डी से होते हुए। तो बटलर ओवरऑल एक अच्छी पिक है। शमी को ठीक खेला है, अर्शदीप सिंह को ठीक खेला है, पांड्या को भी मारा है, हर्षित राणा को भी अभी आईपीएल में अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं। तो बटलर अगर मैचअप वाइज देखूँ तो काफ़ी अच्छी पिक है। डकेट एकदम फ्रेश है, ब्रूक एकदम फ्रेश है, जो भी करंट बॉलिंग लाइनअप है इंडिया का। बीथेल भी एकदम फ्रेश है। लिविंगस्टोन ने भाई शमी को बहुत आईपीएल में अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से रन मारा है डेथ में। उसके बाद में पांड्या को भी अच्छी खासी हिटिंग करी है। तो लिविंगस्टोन लोअर ऑर्डर में अगर इसके सामने पेसर्स आ गए तो ये अच्छी खासी हिटिंग कर सकता है। और अर्शदीप सिंह को तो नेट में काफ़ी खेला हुआ लिविंगस्टोन ने आईपीएल में। यार पंजाब से खेलते हैं, अब अलग हो गए हैं, पर पहले तो पंजाब से खेल रहे थे ना, एक जो भी सीजन्स इन्होंने खेले हैं। तो मेरे को ये भी लग रहा है कि अर्शदीप सिंह से फिलहाल डेथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिविंगस्टोन को। तो लिविंगस्टोन डेथ में अच्छा कर सकता है, लेकिन उसका एक ही कंडीशन है, अगर ये स्पिनर से बच गया तो। आगे मैचअप बताऊंगा। तो लिविंगस्टोन इंडिया के पेसर्स के सामने ठीक पिक है। ओवरटन देखो, जेमी ओवरटन है, ये भी काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेता है। बीबीएल आप में से जो भी लोग खेलते हो तो जेमी ओवरटन बैटिंग और बॉलिंग दोनों से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर लेता है। तो बैटिंग से ऐसा मत सोचना कि यार जेमी ओवरटन थोड़ा सा अंडररेटेड प्लेयर है, काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेता है, ये स्पिनर्स को भी मार लेता है, लेकिन बैटिंग बहुत नीचे और बॉलिंग की कोई गारंटी नहीं है। तो इंग्लैंड के सामने देखो सॉल्ट और बटलर, ये तो स्मॉल लीग टीम में हमको लेके जाना है। बटलर को तो भाई बिल्कुल मत छोड़ देना, अब चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। जेकोब बीथेल हमारे लिए एक यूनिक पिक हो सकता है, अगर ट्राई करना है किसी को तो ये अच्छा पिक है, ट्राइबल पिक है जेकोब बीथेल। हैरी ब्रूक पेसर से कोई दिक्कत नहीं है, उन पर मैचअप भी अवेलेबल नहीं है। बेन डकेट ओपनिंग करेगा, काफ़ी अच्छा प्लेयर है भाई, अच्छा प्लेयर है बेन डकेट, बीबीएल में भी काफ़ी अच्छे अच्छे रन्स मार रहा है। ओपनिंग करेगा तो पावर प्ले का भी अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकता है। तो बेन डकेट भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राइबल ऑप्शन है बेन डकेट। लिविंगस्टोन लोअर ऑर्डर में इंडिया के अगर स्पिनर्स को निकाल गया तो पेसर जो इंडिया के हैं उनके सामने अच्छी खासी हिटिंग कर सकता है। और उसके बारे में जेमी ओवरटन का भी मैं सेम बोलूँगा कि लोअर ऑर्डर में ये भी अच्छी हिटिंग कर सकता है जेमी ओवरटन। तो इंग्लैंड में यार काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, हम मैच काफ़ी अच्छा होगा। इंडिया की साइड से बॉलिंग फर्स्ट में अर्शदीप सिंह ले सकते हो, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेगा, पावर प्ले में डालेगा, क्या पता आउट कर दे सॉल्ट को। तो अर्शदीप सिंह सेफ पिक है स्मॉल लीग के हिसाब से। मोहम्मद शमी सेफ पिक है स्मॉल लीग के हिसाब से, अगर बॉलिंग फर्स्ट इंडिया कर रही है। हर्षित राणा देखो, ध्यान से सुनना, लोग ध्यान दे रहे हैं अर्शदीप सिंह पे, मोहम्मद शमी पे, पर एक बार बता देता हूँ, इन दोनों को इंग्लैंड अच्छे से खेल सकती है। इंग्लैंड को आदत है पेसर्स को खेलने की, पर जो थोड़ा ट्रिकी बॉलर होगा ना वो हर्षित राणा होगा, क्योंकि इसकी स्लोअर बॉल जो होती है वो काफ़ी अच्छी निकल रही है। तो इंग्लैंड के जो बैट्समैन है इनको पेसर्स की आदत है कि यार अच्छी खासी पेस आ रही है, तो अगर हर्षित राणा ने एक भी चलाक वाली बॉल करी, थोड़ा हाथ घुमा दिए, क्योंकि एक तो लंबी हाइट है हर्षित राणा की, तो इसकी स्लोअर बॉल भी काफ़ी प्यारी निकलती है, तो ये फंसा सकता है, ये विकेट ले सकता है। यानी एक होता है कि यार विकेट दे दिया, मान लो इंग्लैंड के प्लेयर ने अर्शदीप सिंह को विकेट दे दिया, मोहम्मद शमी को विकेट दे दिया, हर्षित राणा विकेट निकाल सकता है। तो हर्षित राणा पे किसी का ध्यान नहीं है, तो आप ध्यान रखना इस बात का। जो भी यार मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, अर्शदीप सिंह मोहम्मद शमी सेफ पिक है स्मॉल लीग के हिसाब से। हर्षित राणा अगर खेला तो थोड़ा सा यूनिक पिक होगा। तो ये थे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के जो पेसर्स के मैचअप थे वो। अब हमने सारा समझ लिया है, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा। देखो एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया इस मैच में कोई एडवांटेज लग रहा है, उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड के स्पिनर्स को काफ़ी बेटर खेल सकती है, जबकि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना मिडिल ऑर्डर स्पेशली, वो इंडिया के स्पिनर्स पे फंस सकते हैं। अब आप ध्यान से समझना, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उनका मैचअप। इंडिया में देखो 2 लेग स्पिनर खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती और उसके बाद बिश्नोई। अभिषेक शर्मा अगर आ गया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेके तो वो भी बॉलिंग करवा सकता है, पर कम चांसेस है। उसके अलावा अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये तो करवाएगा। वॉशिंगटन सुंदर मेरे को लगता नहीं पहला गेम खेलेगा, पर अगर खेलेगा तो हमको उसके भी मैचअप देख लेता ना एक बार। तो देखो सॉल्ट और बटलर
इनमें से देखो सॉल्ट को लेग स्पिन से दिक्कत है। वरुण चक्रवर्ती सॉल्ट का यार कोलकाता नाइट राइडर्स में नेट में काफ़ी खेला होगा, तो वरुण चक्रवर्ती को पता होगा सॉल्ट कहाँ पे फंसता है, वीकनेस क्या है। सॉल्ट जो लेग स्पिनर्स है, अगर प्रेशर आ जाता है रन्स मारने का तो सॉल्ट लेग स्पिनर्स को विकेट दे देता है। उसके अलावा अक्षर पटेल भी सॉल्ट को काफ़ी परेशान कर सकता है, इसलिए मैं देखो 2 ब्लू लाइन ड्रॉ करी है। वरुण चक्रवर्ती और सॉल्ट के बीच में जो ब्लू लाइन है वहाँ पे मैंने प्रेशर लिख रखा है कि अगर रनों का प्रेशर आया तो सॉल्ट विकेट दे देगा वरुण चक्रवर्ती को। अक्षर पटेल विकेट निकाल सकता है सॉल्ट की, क्योंकि अक्षर पटेल जिस लाइन लेंथ से बॉल डालता है और जिस हाइट से बॉल को रिलीज करता है ना, और जो आर्म बॉल होती है अक्षर पटेल की, वहाँ पे मैंने देखा है सॉल्ट ऐसे बॉलर जो होते हैं ना, इमाद वसीम टाइप के, शाकिब अल हसन, जिनकी आर्म बॉल काफ़ी अच्छी आती है। अभी हाल ही में अकील हुसैन ने भी T20 सीरीज़ में पिछले साल वाली में 2-3 बार आउट भी कर दिया था। तो अक्षर पटेल निकाल सकता है सॉल्ट को, इसलिए मैंने 2 ब्लू लाइन ड्रॉ करी है सॉल्ट और वरुण चक्रवर्ती में। अगर प्रेशर आ गया रन बनाने का तो वरुण चक्रवर्ती फंसा लेगा, अगर मान लो नॉर्मल गेम चल रहा है तो अक्षर पटेल फंसा लेगा। तो सॉल्ट की केवल 2 थ्रेट है, वरुण चक्रवर्ती से और अक्षर पटेल से। और एक बात और बताता हूँ, IPL के अंदर सॉल्ट ने बिश्नोई को खेला था तो इसको भी डिफेंसिवली खेला है। तो बिश्नोई के कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है इंग्लैंड की करंट बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, और ये सरप्राइज़ कर सकता है। जैसे जैकब बीथेल बैटिंग से सरप्राइज़ कर सकता है ना इंडिया के अगेंस्ट, वैसे ही बिश्नोई बॉलिंग से सरप्राइज़ कर सकता है अगर खेला तो सॉल्ट के 2 मैचअप है, तीसरा मैंने लिखा नहीं है, तीसरा है बिश्नोई वाला, लेकिन मैचअप भी बहुत कम अवेलेबल है। 1 मैच का डेटा है, वहाँ पे डिफेंसिवली खेला है, तो इसलिए मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी है। लेकिन बिश्नोई भी फंसा सकता है सॉल्ट को। बटलर को भाई किसी भी बॉलर से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो अक्षर पटेल हो चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो। वरुण चक्रवर्ती को अभी जिसमें 100 मारे थे कोलकाता के अगेंस्ट में बटलर ने, तो यार वरुण चक्रवर्ती को भी काफ़ी अच्छी हिटिंग करी थी। तो वरुण चक्रवर्ती के और बटलर के बीच में मैंने पिंक लाइन ड्रॉ करी है कि बटलर इसको हिट कर सकता है। उसके बाद में बटलर वॉशिंगटन सुंदर अगर खेला तो उसको भी हिट कर सकता है। बिश्नोई से भी मुझे एज सच कोई थ्रेट दिखा नहीं, और अक्षर पटेल को भी ठीक खेलता है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना तो बटलर पेसर्स को भी ठीक खेल रहा है, स्पिनर्स को भी ठीक खेल रहा है, तो काफ़ी अच्छा पिक है इसलिए बटलर। उसके बाद में देखो डकेट, जो लेग स्पिनर्स होते हैं वो बेन डकेट को परेशान कर देते हैं, स्पेशली जब रनों का प्रेशर बन जाए या चेस करते समय, या फिर जब टारगेट देना हो वहाँ पे स्ट्राइक अगर बेन डकेट करने जाएगा ज़बरदस्ती का, तो लेग स्पिनर को अपना विकेट थ्रो कर देगा। पर एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, बेन डकेट को लेग स्पिनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेग स्पिनर्स को विकेट तभी देता है जब ये ज़बरदस्ती शॉट मारने जाए। तो इसलिए मैंने बेन डकेट और वरुण चक्रवर्ती के बीच में प्रेशर लिख दिया कि अगर रनों का प्रेशर बना तो बेन डकेट इसको अपना विकेट दे देगा। उसके अलावा बिश्नोई के लिए भी मैं सेम बोलूँगा। बिश्नोई लेफ्ट आर्म जो बैट्समैन होते हैं ना, उनको बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, क्योंकि उसकी गूगली जो नॉर्मल नेचुरल वाली होती है वो बाहर ही जाती है, और मैक्सिमम टाइम बिश्नोई बाहर वाली बॉल डालता है, तो डकेट को थोड़ा सा सरप्राइज़ कर सकता है बिश्नोई। उसके अलावा देखो यार, हैरी ब्रूक का एक प्रॉब्लम है, पेसर से इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेग स्पिनर्स होते हैं ना, जो ये घुमा के जो डालते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं हैरी ब्रूक को। वरुण चक्रवर्ती इसको आउट कर सकता है और बिश्नोई भी इसको आउट कर सकता है। बिश्नोई ने भी करा इसको आउट, और वरुण चक्रवर्ती ने आई थिंक एक बार खेला है वरुण चक्रवर्ती को, ये हैरी ब्रूक, वहाँ पे भी थोड़ा सा नॉर्मली खेला था, बिश्नोई ने इसे आउट करा था, और वरुण चक्रवर्ती भी आउट कर सकता है। और अक्षर पटेल को बहुत डिफेंसिवली खेलता है ये, क्या बोलते हैं, हैरी ब्रूक, यानी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो अक्षर पटेल टाइप के होते हैं ना, बहुत डिफेंसिव वे में खेलता है हैरी ब्रूक। प्लस बिश्नोई और ये चक्रवर्ती, ये दोनों भी खेल रहे हैं, तो ये दोनों भी आउट कर सकते हैं। तो हैरी ब्रूक का मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है फिलहाल इस मैच में। अगर स्पिनर्स इसके सामने आ गए तो यार हैरी ब्रूक फंस सकता है। अगर पेसर्स के सामने बैटिंग कर रहा है कि यार 10-12 बॉल पेसर्स की खेली हैं तो 20-25-26 रन बना देगा, पर अगर स्पिनर्स के सामने डायरेक्ट आ गया ना तो यार बहुत मेरे को डिफिकल्टी लग रही है हैरी ब्रूक की। फॉर्म अच्छा है हैरी ब्रूक का, लेकिन जो मैचअप है वो हैरी ब्रूक के अगेंस्ट में है। जैकब बीथेल, देखो अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि यार जैकब बीथेल काफ़ी अच्छा प्लेयर हो सकता है। सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अक्षर पटेल, लेफ्ट आर्म के खिलाफ बहुत अच्छे इसके मैचअप हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है जैकब बीथेल। जो ये लेग स्पिनर्स हैं इनको ये हिट भी कर सकता है और डिफेंसिवली खेल भी सकता है। यानी मान लो कभी ऐसी मैच की सिचुएशन बनी ना कि यार अब सिंगल डबल करके गेम चलाना है, तो ये वो भी कर सकता है। प्लस ये थोड़ा बहुत पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी कर लेता है। तो जैकब बीथेल यार बहुत अच्छी पिक होगा इस मैच में। तो देखो ब्रूक
से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि यार वो खेल पाएगा इंडिया के स्पिनर को। जेकोब बीथेल एक यूनिक पिक हो सकता है, इसके पास एबिलिटी है खेलने की, स्पिनर्स जो इंडिया के होंगे ना उनको। उसके बाद में लिविंगस्टोन है भाई। देखो लिविंगस्टोन का एक चीज़ बताता हूँ, लेग स्पिनर्स को लिविंगस्टोन बहुत स्लो खेलता है, स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलेगा। 110 120 मैक्सिमम ये मान के चलो, 130 भी बोल ले लो यार। आप में से बहुत लोगों को यार लिविंगस्टोन अच्छा लगता होगा, लेकिन लेग स्पिनर्स को बहुत डिफेंसिवली खेला है लिविंगस्टोन ने। अक्षर पटेल को भी बहुत डिफेंसिवली खेला है। उसके अलावा जो बिश्नोई है, इसके खिलाफ 1-2 बार आमना सामना हुआ है, इसको ठीक खेला है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ये दोनों के साथ अगर बॉलिंग करने आ गए तो यहाँ पे डिफेंसिवली अप्रोच करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ब्रूक और लिविंगस्टोन के बीच में जेकोब बीथल आएगा। जेकोब बीथल के पास वो काबिलियत है कि ये अच्छी स्ट्राइक रेट से हिट कर सकता है इन स्पिनर्स को, जबकि ब्रूक और लिविंगस्टोन वही सिंगल डबल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जेकोब बीथल एक अच्छा सरप्राइज पिक हो सकता है इस मैच में। उसके बाद जेमी ओवर्टन का एक चीज़ बता, देखो जेमी ओवर्टन जो लेग स्पिनर्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेता है, काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेता है। यानी मैंने इसके मैचअप चेक करने गया यार, ये 14 पारियों में एक बार आउट हुआ है, केवल एक बार, और कुछ 50 बॉल में इसने 90-95 रन मारे हैं लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट में। तो ये काफ़ी अच्छी पिक होगा। वरुण चक्रवर्ती अगर लोअर ऑर्डर में आया तो ये वरुण चक्रवर्ती पर भी अच्छी खासी हिटिंग कर सकता है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती चालाक बॉलर है, पर ये जो ओवर्टन है ना, इसके पास भी काफ़ी अच्छा वो है, एबिलिटी है। तो इसलिए मैंने पिंक लाइन ड्रॉ करी है ओवर्टन और वरुण चक्रवर्ती के बीच में, लेकिन डाटा अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने नो डाटा लिख दिया है। उसके बाद में जो भी ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स होते हैं ना, उसको जेमी ओवर्टन ठीक ठाक खेल लेता है। कोई डाटा मुझे ऐसा सच मिला नहीं कि यार जिस बेस पे मैं लाइन बनाऊँ, पर मैंने जितना भी देखा है ना उस हिसाब से खेल जाएगा, पर डाटा अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने एक पर्पल लाइन ड्रॉ कर दिया है अक्षर पटेल के बीच में और जेमी ओवर्टन के बीच में, जो हमको ये बता रही है कि ये कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना भी इसको बीबीएल में देखा है कि यार लेग स्पिन को तो काफ़ी अच्छा खेलता है, हिटिंग भी काफ़ी अच्छी करता है लेग स्पिनर्स को। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को नॉर्मल खेल मान के चलो, पर इतनी नीचे मेरे को लगता नहीं अक्षर पटेल बॉलिंग करवाने आएगा। वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती होगा। लेकिन मान लो ऐसा होता है इंग्लैंड के विकेट्स गिर जाते हैं और अक्षर पटेल के सामने एक्सपोज हो जाता है जेमी ओवर्टन, तो अक्षर पटेल इसको आउट भी कर सकता है। क्योंकि इसका रीज़न देखो क्या है, जेमी ओवर्टन और अक्षर पटेल दोनों की हाइट लंबी है। अक्षर पटेल मान लो वहाँ से बॉल जो भी हिट करेगा ना, खींच के मारेगा, वो अगर स्किड करती हुई हल्की सी नीचे से निकल गई तो फिर ये फंस जाएगा जेमी ओवर्टन। पर नॉर्मल खेल सकता है ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को, अगर नॉर्मल गेम चला तो खेल सकता है। वैसे हाई चांसेस है दोनों का आमना सामना होना, पर अगर आमना सामना हो गया तो नॉर्मल गेम खेल सकता है। लेकिन अक्षर पटेल इसका विकेट भी निकाल सकता है। वरुण चक्रवर्ती को अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से हिट कर सकता है। तो इंग्लैंड के देखो हमारे पास स्पिन अच्छे खेलने वाले कौन आ गए, बटलर आ गया और जेकोब बीथल आ गया, जिसका बहुत कम सिलेक्शन है बीथल का। बाकी सॉल्ट भी स्पिनर्स को विकेट दे सकता है, डकेट भी स्पिन को विकेट दे सकता है। उसके बाद में लिविंगस्टोन बहुत स्लो खेल रहा है स्पिनर्स को, ब्रूक भी अपना विकेट दे सकता है इंडिया के स्पिनर्स को। तो इंग्लैंड के जो बैट्समैन है ना, वो स्पिनर्स को उतना अच्छा खेल नहीं पा रहे, और जो खेल पा रहे हैं वो उतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से हिट नहीं कर पा रहे। तो केवल 2 ही प्लेयर है इंग्लैंड के स्पिन डिपार्टमेंट में जो अच्छा कर सकते हैं, बटलर और जेकोब बीथल। लोअर ऑर्डर में मान लो थोड़ा सा ओवर्टन अगर वरुण चक्रवर्ती सामने आ गए तो उसके ऊपर भी 2-3 छक्के मार सकता है, लेकिन वो लोअर ऑर्डर की बात है। स्मॉल लीग के हिसाब से देखूँ तो बीथल को अगर आपको ट्राई करना है ना यूनिक पिक के तौर पे, तो ट्रायबल पिक है, क्योंकि स्पिन को भी ठीक खेल रहा है, प्लस 1-2 ओवर बॉलिंग भी करवाने आ जाएगा, और फॉर्म भी ठीक है। और इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर में बटलर के अलावा यही स्पिन को ठीक खेल रहा है। डकेट भी स्पिन को अच्छा खेलता है, पर डकेट रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट दे देता है स्पिनर्स को। स्पिनर्स के खिलाफ कोई ऐसा दिक्कत नहीं है बेन डकेट को भी, लेकिन उसकी अप्रोच यही रहती है कि मेरे को बस फटाफट रन बनाने हैं, तो उस चक्कर में वो अपना विकेट थ्रो कर देता है। डकेट, बटलर और बीथल के अलावा जो भी प्लेयर हैं वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं स्पिन के सामने। तो इंग्लैंड का मिक्स मान के चलो यार, कुछ प्लेयर स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं, कुछ हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं पर वो विकेट भी थ्रो कर देते हैं, जैसे बेन डकेट है। कुछ प्लेयर्स है लिविंगस्टोन जैसे जो स्पिन को पकड़ लेते हैं पर हिट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस मैच के अंदर पता है इंडिया इंग्लैंड से इसलिए जीतेगी क्योंकि इंडिया स्पिनर्स को अच्छा खेलती है। पेसर्स के मामले में दोनों की जो बैटिंग है वो ठीक है, पर स्पिनर्स के अगेंस्ट में देखूं तो इंडिया की बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा रन स्कोर कर सकते हैं आदिल राशिद इन सब के ऊपर, लिविंगस्टोन के ऊपर, जो भी स्पिनर्स आएंगे ना।
पर इंग्लैंड फंस सकती है इंडिया के स्पिनर्स में, या फिर इनके रन्स उतने नहीं बनेंगे। इंडिया के जो स्पिनर्स है वो कंट्रोल कर लेंगे, स्ट्राइक रेट कम कर देंगे इनका। तो बस ये जीत हार मेरे को लग रहा है डिफरेंस पैदा करेगा। तो ये देखो मेरा मैच का एनालिसिस था भाई, मैं बहुत डिटेल में मैंने बताया। तो आप में से जिन भी लोगों ने अभी तक देखा है, तो यार मैं यही कोशिश करता हूँ, आप में से जो भी अपनी टीम खुद बनाते हो ना यार, वो मस्त हो गया टीम बनाओ, समझ रहे हो। मतलब आधा घंटा 1 घंटा जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को जितनी भी मिली ना, मैं आपको सिंपल वे में और प्रूफ के साथ आपके सामने शो कर देता हूँ कि यार अगर आप देखो ना, तो जब आप टीम बनाओ तो एकदम भरोसे के साथ बनाओ। तो ये तो यार एनालिसिस था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको बोला था कि यार मैं प्रिडिक्शन, मैंने एक नया ऐड करा है कि प्रिडिक्शन क्या होगी। वैसे मैंने नाम गलत दे दिया, प्रिडिक्शन की जगह पे मुझे एनालिसिस लिखना चाहिए था, पर मैंने प्रिडिक्शन दे दिया। तो देखो अब जो आई है स्क्रीनशॉट, देखो मेरा पहला वो है एनालिसिस। अगर मैं बोलूँ, प्रिडिक्शन जो भी बोलना है बोलो। सूर्य कुमार यादव इस मैच में अच्छा भी करेगा और बहुत अच्छा भी कर सकता है। उसके बाद में बटलर इस मैच में परफॉर्म करेगा, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। बिश्नोई या फिर जैकोब बीथल या फिर ये दोनों, ये सरप्राइज कर सकते हैं हमको इस मैच में। इन दोनों में से कोई एक भी चल सकता है, जिसको मौका जिस हिसाब से मिला। अगर दोनों को मौका ठीक मिला तो दोनों भी सरप्राइज कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा, यार देखो मेरी फीलिंग किया, मैं एनालाइज कर रहा था ना, मेरे अंदर से आ रहा था यार, अभिषेक शर्मा हो सकता है इस मैच में फ्लॉप हो जाए, पर अगर इंग्लैंड के पेसर्स को निकाल गया तो फिर वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे खासे रन्स बना सकता है। पर इंग्लैंड के पेसर्स को निकालना भी बहुत बड़ी एक बात होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभिषेक शर्मा हो सकता है फ्लॉप हो जाए इस मैच में। हैरी ब्रूक के लिए मैच डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैंने लिख रखा है हैरी ब्रूक डिफिकल्ट टू परफॉर्म। इसका रीज़न वही 3 स्पिनर है, अक्षर पटेल जिसको बहुत डिफेंसिवली खेला है, वरुण चक्रवर्ती जो इसका विकेट निकाल सकता है, रवि बिश्नोई जो इसको सरप्राइज कर सकता है। तो तीनों स्पिनर्स इसकी वोट लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने हैरी ब्रूक के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट मैच हो सकता है। हार्दिक पांड्या के लिए मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि हार्दिक पांड्या के पॉइंट 30 से 50 के आसपास होंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको मैचअप बताया, मैचअप वाइज पेसर्स को भी डिफेंसिवली खेल रहे हैं। स्पिन के अगेंस्ट भी जो मैंने आपको मैचअप दिखाया था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के आदिल राशिद के अगेंस्ट में जो मैचअप था, वहाँ पे भी ब्राउन लाइन है। तो बैटिंग से चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे वो पेसर हो, दोनों ने इसको कंट्रोल रखा है हार्दिक पांड्या को। और हार्दिक पांड्या बॉलिंग से मुझे उतना इफेक्टिव लग नहीं रहा है इस मैच में, क्योंकि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स है वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं पेस को। बटलर भी अच्छी हिटिंग कर सकता है, ब्रूक भी अच्छी हिटिंग कर सकता है पांड्या के सामने। तो इसलिए पांड्या बॉलिंग से तो मुझे उतना लंबा दिख नहीं रहा है कुछ। बैटिंग से डिफेंसिवली में 20-25 रन अगर करिया या फिर 1 विकेट मिल गया तो 30 से 50 के आसपास पॉइंट मान कर चलते हो हार्दिक पांड्या के। अर्शदीप सिंह अगर बॉलिंग सेकंड करेगा तो ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, फ्लॉप हो सकता है। तो उसको स्मॉल लीग टीम में मस्ट पिक की कैटेगरी में मैं डालूंगा नहीं, बॉलिंग सेकंड करते हुए। और मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, आदिल राशिद भी पता है मैक्सिमम 1 विकेट ले सकता है, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स है ना वो ठीक खेलते हैं लेग स्पिन को। तो मैक्सिमम 1 विकेट आदिल राशिद का, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे वो बॉलिंग सेकंड हो। तो ये मेरी प्रिडिक्शन थे। आई होप यार आपको अच्छा मज़ा आया होगा। ये मैं हर मैच में आपसे ट्राई करूँगा प्रिडिक्शन देने की ना, देखते हैं कितना सही होगा। मेरे अंदर भी एक थोड़ा सा चलता है, देखते हैं कितना सही होगा। मेरा क्या जा रहा है, मेरे मतलब एनालिसिस वाइज जो भी मेरे को दिखाना है यार, जो भी मेरे मन में आया मैंने आपको बता दिया। अब कितना सही होता है वो मैच के टाइम पता चलेगा। अब हम अपनी टीम बनाने चलते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है ना, ये बेस टीम है। इसका नाम है विकेट कीपिंग सेक्शन में बटलर, सैमसन, सॉल्ट, तीनों विकेट कीपर को लिया। बैटिंग ट्रैक होने की हाई चांसेस हैं, तो मैंने तीनों के साथ ही गया हूँ। तीनों फॉर्म में भी है, मैचअप भी एटलीस्ट पावर प्ले में ठीक है। सैमसन का देखना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो बॉलर्स है ना वो तीनों ही अच्छे बॉलर्स होंगे पावर प्ले में, लेकिन सैमसन को भी आदत है ऐसे बॉलर्स को खेलने की। तो ये कॉन्टेस्ट अच्छा होगा। तो सैमसन का देखना पड़ेगा कैसा वो बैटिंग करेगा। थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गया सैमसन 2-3 ओवर, थोड़ी आदत हो गई, विकेट पे बाउंस कितना आ रहा है देख लिया, तो काफ़ी अच्छा मैच सैमसन के लिए भी जा सकता है। तो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में तीनों लिए हैं। बैटिंग सेक्शन में सूर्या, तिलक, ये दोनों तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने एक डिफरेंशियल ऐड करा है बेस टीम में, वो है जैकोब बीथल। मैंने आपको जैसा बताया ना, अगर इसकी बैटिंग ठीक टाइम पे आ गई ना, 12, 13, 14 ओवर, जो भी ठीक ओवर के आसपास बीथल की अगर बैटिंग आ गई, तो स्पिनर्स को इसने ठीक खेला है। तो इसलिए मैंने बीथल को एज अ डिफरेंशियल ऐड करा है। बाकी टॉस और प्लेइंग 11 क्या होता है ना, प्लेइंग ऑर्डर क्या होगा, कौन कहाँ खेल रहा है, पिच कैसी है, उस हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा। बॉलिंग सेक्शन से केवल वरुण चक्रवर्ती फिलहाल मेरे पास है। ऑलराउंडर में ना ही मैंने हार्दिक को लिया है ना ही लिविंगस्टोन को लिया है। अगर मान लो पहले
वो बॉलिंग कर रही है, इंग्लैंड बॉलिंग कर रही है, तो हो सकता है मैं हार्दिक की जगह पे अक्षर पटेल के साथ चला जाऊं, जो अगर इंडिया ने अच्छा टारगेट दे दिया तो अक्षर पटेल थोड़ा सा विकेट निकाल सकता है बॉलिंग पर्सपेक्टिव से। फिर हार्दिक पांड्या से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्षर पटेल हो जाएगा बॉलिंग सेकंड करते हुए। इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, हार्दिक पांड्या अगर मान लो कोई मस्ट पिक नहीं है बॉलिंग फर्स्ट में भी, क्योंकि मैचअप वाइज बॉलिंग से कुछ खास दिखा नहीं। अगर हार्दिक पांड्या की बैटिंग आ भी गई तो भी देखो इतनी सारी ब्राउन लाइन्स है, तो वो कितने रन्स बना लेगा इसका भी कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैंने हार्दिक पांड्या कोई मेरा मस्ट पिक नहीं है, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे इंडिया चाहे बैटिंग सेकंड करे। अक्षर पटेल बॉलिंग सेकंड अगर कर रहा है तो एक यूनिक पिक हो सकता है। इस टीम के अंदर हम ऐड कर सकते हैं रवि बिश्नोई को भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया रवि बिश्नोई सरप्राइज कर सकता है इस टीम में। देखो बेन डकेट ओपनिंग करेगा, तो बेन डकेट भी काफ़ी अच्छा पिक है, फॉर्म में भी चल रहा है। सामने जो अर्शदीप सिंह है, इन सब से मुझे फिलहाल उतनी बड़ी लेवल की दिक्कत दिख नहीं रही है, लेकिन पहली बार इन दोनों को खेलेगा, तो अगर जिसको चांस लेना है तो वो बेन डकेट पे भी ले सकता है कि यार इसको हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो मेरे 7 प्लेयर है ना, इनको तो मैं फिलहाल अपनी टीम में रखूँगा। इनमें से कोई अगर चेंज हुआ या फिर मुझे लगा नहीं यार इसको तो हटा रहा हूँ, तो उस बारे में आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वहाँ ज्वाइन रहना। अब हमारे सीवीसी पिक्स क्या हैं, तो इस मैच में देखो सीवीसी के हिसाब से मैंने 6 प्लेयर्स को कंसिडर करा है। जोफ्रा आर्चर अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो उसको तभी ट्राई करेंगे हम, नहीं तो बॉलिंग सेकंड में मेरे को लिप टीम में भी मत रखना। बॉलिंग फर्स्ट के लिए अगर डिफरेंशियल ट्राई करना कोई तो ट्राई कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में। बटलर, सैमसन, सूर्य कुमार यादव, वरुण चक्रवर्ती, इनको बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में हम ट्राई कर सकते हैं। रवि बिश्नोई को देखो मैंने इसलिए ऐड करा है, बॉलिंग फर्स्ट में हो सकता है इसको क्या पता है 1 विकेट मिले, डिफेंसिवली इंग्लैंड इसे खेल जाए, लेकिन अगर बॉलिंग सेकंड रवि बिश्नोई कर रहा है ना और इंडिया ने रन्स बना दिए ठीक ठाक, तो फिर रवि बिश्नोई को पहली बार खेलेगा। कुछ मिडल ऑर्डर जो इंग्लैंड का ना वो पहली बार खेलेगा, तो पहली बार इस टाइप के बॉलर को हिट करना, तो वहाँ पे हाई चांसेस है इसको विकेट मिल जाए, तो इसलिए मैंने रवि बिश्नोई को भी ऐड करा है। वरुण चक्रवर्ती को तो आपको पता ही यार, वरुण चक्रवर्ती का तो सुनहरा दौर चल रहा है। मैचअप भी वरुण चक्रवर्ती के बेन डकेट के साथ किया, बेन डकेट स्पिनर्स को विकेट दे देता है। उसके बाद में हैरी ब्रूक है, फिर वहाँ पे सॉल्ट के साथ भी एक ब्लू लाइन का मैचअप था, तो वरुण चक्रवर्ती का भी एक रोल बन रहा है इस मैच के अंदर। तो आर्चर बॉलिंग फर्स्ट में, रवि बिश्नोई बॉलिंग सेकंड में, बटलर, सैमसन, सूर्या और वरुण चक्रवर्ती, इसको हम कभी भी कर सकते हैं। देखो इसके अंदर मैं जैकोब बीथेल ऐड कर सकता था, लेकिन उसके बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे रहेगा, तो उतने पॉइंट दे देगा कि यार सीवीसी बन जाए इसकी गारंटी नहीं है। उसके बाद में हार्दिक पांड्या, मैंने आपको बोला यार 30 से 50 पॉइंट के आसपास लग रहा है, तो 30 से 50 पॉइंट जो दे रहा है उसको तो हम सीवीसी करेंगे नहीं। इसके अंदर यूनिक अगर मैं सीवीसी बताऊं तो अक्षर पटेल बॉलिंग सेकंड करते हुए हम ट्राई कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है और इसलिए मैंने ऐड भी नहीं करा है, पर कुछ डिफरेंशियल ट्राई करना है कि एकदम हटके दुनिया से, तो बॉलिंग सेकंड में अक्षर को ट्राई कर सकते हो। तो ये देखो, ये तो मैं आपको जो बेस टीम दी, ये मेरे बेस सीवीसी हैं कुछ, और इसके अंदर जीएल की टीम अगर मैं आपको एक बताऊँ ना, तो एक जीएल की टीम बनाता हूँ। देखो तो एक जीएल की मैंने बेस टीम बनाई है जीएल के हिसाब से। इसके अंदर मैंने 9 प्लेयर्स को रखा है जीएल की टीम में, 2 प्लेयर की जगह बाकी है। इसके अंदर हार्दिक पांड्या वो प्लेयर हो सकता है अगर बॉलिंग फर्स्ट इंडिया कर रही है, बॉलिंग सेकंड अगर कर रही है तो मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा। आर्चर अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो मैं आर्चर के साथ जाऊंगा। उसके अलावा लिविंगस्टोन फिलहाल मेरा चॉइस है नहीं। ओवरटन अगर कोई डिफेंशियल ट्राई करना है कि यार आर्चर और ओवरटन ट्राई कर लिया, अक्षर पटेल और ओवरटन दोनों को साथ में ट्राई कर लिया, तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जीएल के हिसाब से एक बेस टीम है, आप में से जिसको देखनी है आप देख सकते हो। सीवीसी मेरे वही रहेंगे यार, बटलर, उसके बाद में सैमसन, सूर्या, चक्रवर्ती, बिश्नोई बॉलिंग सेकंड में। उसके बाद अक्षर पटेल थोड़ा सा डिफरेंशियल हो जाएगा बॉलिंग सेकंड में, उसको अगर सीवीसी ट्राई करना है। लेकिन बेस टीम फिलहाल मेरी जीएल के हिसाब से ये है। स्मॉल लीग के मैंने आपको जो होता है ना बेस टीम, जो बेस प्लेयर्स होते हैं वो शेयर कर दिया है। सीवीसी ऑप्शन भी बता दिए हैं, डिफरेंशियल प्लेयर बता दिए हैं यार, बीथेल है इस मैच के अंदर, बिश्नोई इस मैच के अंदर है। ओवरटन का देखना पड़ेगा कितने ओवर डालेगा, क्योंकि ओवर की गारंटी उसकी है नहीं और बैटिंग बहुत नीचे आ रही है। उसके बाद में बेन डकेट है, ओपनिंग करेगा, बहुत कम लोग उसको ले रहे हैं, मतलब लोग कम लेके आएंगे स्मॉल लीग में, तो उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी एट दी एंड बात होगी ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो कल 6:30 बजे टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। तो हम सबको यार इस मैच के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।